Good morning, guys, and welcome to the channel Accounting Knack. This is our third session for the chapter Holding Company, and in this session, we will focus on sums related to bonus issue. So, today we are going to learn that how to solve the adjustments related to bonus issue. So, please watch the video till end and do write down the solutions, questions, whatever I am giving in this video. Okay, now let's just look at the sum. So H Limited acquired 12,000 equity shares of rupees 10 each in S Limited on 31st December 2010. तो यहाँ पर दो चीज़ें नोट करने जैसी है. सबसे पहले तो ये देखो कि S Limited के पास शेयर्स कितने हैं. 16,000 शेयर्स है S Limited के पास. बैलेंस शीट में थर्ड लाइन पे नहीं सॉरी फोर्थ लाइन पे लिखा हुआ है 16 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच 1,60,000. तो 16,000 शेयर्स है एस लिमिटेड के पास, उसमें से 12,000 एच लिमिटेड ने अक्वायर किए हैं. दैट इज़ मोर देन 50%. तो एच लिमिटेड हमारी हो गई होल्डिंग कंपनी और एस लिमिटेड हमारी हो गई सब्सिडरी कंपनी. और दूसरी चीज़ जो हम लोग नोटिस करेंगे वो ये है कि यहाँ पर लिखा है द शेयर्स वर अक्वायर्ड ऑन December 31, 2010 और हमारी बैलेंस शीट की डेट क्या है 31 December 2010. कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कौन से डेट की बनानी है, लास्ट लाइन में देखो, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑन 31st December 2010. तो इसका मतलब जो साल का हमारा आखिरी दिन था, जिस दिन के लिए हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करने वाले हैं, जिस दिन की हमें बैलेंस शीट दी गई है, उसी दिन पे हमने शेयर्स एक्वायर किए थे. तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि ये पार्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज इस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में अब कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट में हमें डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा. रीज़न, हमने शेयर्स एक्वायर किए 31 December 2010 को और हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं 31 December 2010 को. तो इसका मतलब ये है कि जितने भी प्रॉफिट्स आज तक के थे वो हमारे नहीं थे. हमने आज कंपनी में इन्वेस्ट किया तो कल तक के जितने भी प्रॉफिट्स थे वो हमारी खून पसीने की कमाई नहीं थी. इसके लिए सारे के सारे प्रॉफिट्स कैपिटल प्रॉफिट्स है. So there is no revenue profit in this sum when the shares are purchased or the investment is made in the subsidiary company on the last date of the financial year. Then in consolidated balance sheet of that financial year there is no revenue profits. All the profits are the capital profits. तो एस लिमिटेड के यहाँ पे जितने भी प्रॉफिट्स या रिजर्व्स, तो फिर जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व जो भी हम लोगों को एस लिमिटेड का दिया गया है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो सारे के सारे हमारे कैपिटल प्रॉफिट्स है. देयर इज़ नो रेवेन्यू प्रॉफिट इन दिस सम सिंस द शेयर्स वर परचेज्ड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज़ ऑन द बैलेंस शीट डेट. ओके, देन let's just go through the balance sheet. तो liabilities side में we have authorized capital, then share capital, capital reserve, general reserve, profit and loss account, bills payable including rupees 2,000 to H Limited. तो ये इसको अंडरलाइन करेंगे इस वाले पॉइंट को, इंक्लूडिंग रुपीज़ 2,000 टू एच लिमिटेड, और बाजू में लिख लेंगे कॉमन डेप्ट. सो दिस इज़ द कॉमन डेप्ट एडजस्टमेंट. तो ये यहाँ पर वही होगा जो हमने सेशन 2 में सीखा था कि बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल में दोनों में से 2,000 माइनस होगा, क्योंकि आप देख सकते हो एसेट साइड में बिल्स रिसीवेबल में भी लिखा हुआ है, फोर्थ लाइन में बिल्स रिसीवेबल है उसमें भी लिखा हुआ है इंक्लूडिंग रुपीज़ 2,000 फ्रॉम एस लिमिटेड. सो देर इज़ अ क्लियर केस ऑफ म्यूचुअल डेप्थ. तो 2,000 दोनों साइड से माइनस होगा, जैसे कि हम लोगों ने सेशन 2 में लर्न किया था. ओके, देन क्रेडिटर्स और फिर एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड एट कॉस्ट 12,000, शेयर्स एट रुपीज़ 10 ईच. तो अमाउंट दिया हुआ 2 लाख. ओके, तो इस 2 लाख को हम लोग अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ये वो पैसा है जो हमने एक्चुअली में पे किया है शेयर्स अक्वायर करने के लिए. कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पाने के लिए मिनिमम कितना पे करना था वो तो हम लोग वर्किंग नोट में फाइंड आउट करेंगे, पर हमने एक्चुअली में कितना पे किया है 2 लाख रुपीज़. ओके, देन स्टॉक इन हैंड, देन बिल्स रिसीवेबल,
जिसमें म्यूचुअल डेप्थ है, एंड देन डेटर्स एंड बैलेंस एट बैंक. ओके, देन वी हैव कंटिजेंट लायबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंटेड 2400. ओके, तो इस कंटिजेंट लायबिलिटी का हम लोग को कुछ टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज इसका हम लोग कुछ नहीं करेंगे. कंटिजेंट लायबिलिटी इज द लायबिलिटी विच मे और मे नॉट अकर. तो उस लायबिलिटी को हम लोग हमेशा नोट के फॉर्म में बैलेंस शीट के नीचे शोकेस करते हैं, नथिंग मोर देन दैट. तो उसका बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगा. देन ऑन 31st December 2010, Subsidiary Limited utilized its capital reserve to make a bonus issue of every 4 shares held. Effect of bonus was not given in the above balance sheet. तो ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि कैपिटल रिजर्व में से एस लिमिटेड में बोनस इशू किया है. बोनस किस रेशो में इशू किया है? तो अगर एक शेयर होल्डर के पास 4 शेयर्स है तो उसे 1 शेयर दिया जाएगा. दैट इज 4:1 का रेशियो है. अगर उसके पास 4 शेयर्स है तो हम लोग उसको 1 शेयर इशू करेंगे. तो अगर सपोज किसी के पास 8 शेयर्स है तो उसको 2 शेयर्स मिलेंगे. तो मतलब 4:1 इज द बेसिकली रेशियो. तो उसके हिसाब से विल सी एट द टाइम ऑफ मेकिंग वर्किंग नोट्स कि उसको कैसे करते हैं. देन नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/2010. ओके, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू राइट डाउन दिस क्वेश्चन सो एज कि मैं जब सम्स एक्सप्लेन करूँगी तो आपके पास अगर क्वेश्चन होगा तो आपको भी समझ में आएगा कि मैं कब कौन से फिगर को रेफ़र कर रही हूँ. तो इसके लिए आप या तो इसको लिख ले कहीं पे या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें. ओके, थैंक यू. ओके, नाउ लेट्स जस्ट लुक एट द वर्किंग नोट्स ऑफ दिस सम. तो सबसे पहला वर्किंग नोट तो हमेशा होल्डिंग माइनॉरिटी रेशियो फाइंड आउट करना रहता है एवरी टाइम. फर्स्ट वर्किंग नोट, बेसिक वर्किंग नोट इज होल्डिंग माइनॉरिटी रेशियो. सो होल्डिंग के वी हैव 12,000 शेयर्स आउट ऑफ 16,000 शेयर्स which is equals to 3/4. 4 3s are 12, 4 4s are 16 और 0 सारे कैंसिल हो गए तो 3/4 हो गया. माइनॉरिटी का रिमेनिंग शेयर्स 4,000 शेयर्स आउट ऑफ 16,000 शेयर्स तो हो गया 1/4. दैट इज 4 1s are 4 एंड 4 4s are 16. देन सेकेंड हम लोग फाइंड आउट करेंगे बोनस कितना इशू किया है. तो बोनस इशू करने के लिए सिंपली हम लोग लिखेंगे हेल्ड इज टू इशू. तो अगर शेयर होल्डर के पास 4 शेयर्स है तो उसके बदले उसको 1 बोनस शेयर मिलेगा. तो ऐसे हमारे पास 16,000 शेयर्स है तो कितने शेयर्स इशू होंगे बोनस? तो दैट इज 4,000 शेयर्स. कैसे आया? 16,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 4,000 शेयर्स आएगा. तो 16,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4. तो 4 शेयर के बदले 1 शेयर मिलेगा तो 16,000 शेयर के बदले मिलेंगे 4,000 शेयर्स. उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे फेस वैल्यू से जो कि ₹10 है. तो टोटल 40,000 रुपीज़ के बोनस शेयर्स इशू होने वाले हैं. अब इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें से होल्डिंग कंपनी को कितना बोनस मिलने वाला है और माइनॉरिटी को कितना मिलने वाला है. तो वो सिंपल जैसे बाकी वर्किंग नोट्स में करते हैं 40,000 को 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे. तो होल्डिंग कंपनी का आ गया 30,000. देन नेक्स्ट माइनॉरिटी का फाइंड आउट करेंगे. दैट इज 40,000 डिवाइडेड बाय 4 तो आ गया 10,000 रुपीज़. देन नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे शेयर कैपिटल. तो शेयर कैपिटल हम लोग हर बार देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट होता है, पर लेकिन इस बार उसमें एक न्यू चीज़ ऐड हो जाएगी दैट इज़ बोनस शेयर्स. तो होल्डिंग कंपनी के पास 12,000 शेयर्स है 100 रुपीज़ के. दैट इज़ 1,20,000 के शेयर्स हैं उनके पास. 12,000 शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच दैट इज़ ₹1,20,000. प्लस में दे ऑल्सो हैव बोनस शेयर्स विच एस लिमिटेड इशूड इन 4:1 रेशियो. तो बोनस शेयर्स उनके पास है 30,000 दैट वी फाउंड आउट इन वर्किंग नोट 2.
तो इसका टोटल हो जाएगा 1,50,000। सो शेयर कैपिटल में टोटल 1,50,000 जो है वो होल्डिंग कंपनी का शेयर है। देन नेक्स्ट हम लोग माइनॉरिटी का शेयर फाइंड आउट करेंगे। सो माइनॉरिटी कंपनी हैज़ 4,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, which brings it to ₹40,000, and plus they have bonus shares of ₹10,000। 10,000 हम लोगों ने जो फिगर फाइंड किया था वो सेकेंड वर्किंग नोट में फाइंड आउट किया था, तो टोटल 50,000 के शेयर्स है माइनॉरिटी के पास। देन नेक्स्ट इज सिंपल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेवेन्यू प्रॉफिट्स नहीं आएंगे, सारे प्रॉफिट्स कैपिटल प्रॉफिट से रहेंगे बिकॉज द शेयर्स वर परचेज ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर। So consolidated profit and loss account, a working note which is a must every time. कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट का कॉलम बनाएंगे। रेवेन्यू प्रॉफिट में कुछ लिखेंगे नहीं बट कॉलम बनाएंगे। कैपिटल प्रॉफिट इज द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड रेवेन्यू इज आफ्टर एक्विजिशन। तो टेबल बना दिया। अभी सबसे पहले यहाँ पर आएगा जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व हम लोग का बैलेंस शीट में कितना दिया है एस लिमिटेड का 20,000, तो पूरा का पूरा 20,000 यहाँ पे आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिया है बैलेंस शीट में एस लिमिटेड का 20,000, राइट। तो यहाँ पर जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे 20,000। रेवेन्यू प्रॉफिट के एरिया में हम लोग डैश मार देंगे बिकॉज रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है हमारा सिंस द शेयर्स वर परचेज्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा 20,000। ओके, देन कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व में से जो 68,000 है उसमें से एडजस्टमेंट में बोला था कि दे हैव इशूड बोनस शेयर्स। सो बोनस शेयर्स कितने के इशू किए थे 40,000 के, राइट। तो कैपिटल रिजर्व 68,000 में से बोनस इशू किया है 40,000, तो वो कैपिटल रिजर्व में से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 28,000, तो ये हो जाएगा 68,000। ओके, अब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग होल्डिंग माइनॉरिटी में। तो एच लिमिटेड का इसमें से कितना है और माइनॉरिटी का कितना है 68,000 इंटू जो रेशियो दिया है उससे मल्टीप्लाई किया तो 51,000 आ गया होल्डिंग कंपनी का और 17,000 आ गया माइनॉरिटी का। देन नीचे एक नोट प्रोवाइड करेंगे टू टेल दैट why there is no figure in revenue profits. So there is no figure in revenue profit since the shares were purchased on 31st December 2010, that is the end of our financial year. तो नोट लिखेंगे there is no revenue profit since the shares were purchased on 31 December 2010, that is end of our financial year. ओके, तो ऐसा नोट लिख के प्रोवाइड करेंगे। देन फिफ्थ वर्किंग नोट इज रिलेटेड टू द कैपिटल रिजर्व एंड गुडविल। तो उसके लिए सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि हमें बैलेंस शीट में मिल गया था ₹2 लाख। तो ये 2 लाख रुपीज़ हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। देन नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में सबसे पहले शेयर कैपिटल में कितना शेयर है होल्डिंग कंपनी का। तो शेयर कैपिटल में 1,50,000। यहाँ पर बोनस को प्लस करके जो अमाउंट आया वो लिखेंगे, ना कि पहले जो बिना बोनस के अमाउंट था। और यहाँ पर आएगा कैपिटल प्रॉफिट बिकॉज कैपिटल प्रॉफिट के लिए हम लोगों को पे करना चाहिए बिकॉज वो हमारी खून पसीने की कमाई नहीं है। दैट इज द प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो यहाँ पर आ जाएगा 51,000। तो
2,01,000 इसका टोटल है। तो you can see that the cost of control is greater than the cost of investment. So हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि cost of investment is less than the cost of control. और अगर हमने जितना पे करना चाहिए था उससे कम पे किया है तो वो कैपिटल रिजर्व होता है। ज़्यादा किया है तो गुडविल और कम किया है तो कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व आएगा 2,01,000 माइनस 2 लाख, तो ये हो जाएगा ₹1,000। तो ये हम लोगों को हमारा मिल गया कैपिटल रिजर्व। ओके देन नेक्स्ट हम लोग 6th वर्किंग नोट बनाएंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। तो कुछ वर्किंग नोट्स है जो फिक्स्ड रहते हैं हमेशा, तो उसमें से एक है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी का शेयर कैपिटल में कितना शेयर है, दैट इज़ ₹50,000। और कैपिटल प्रॉफिट्स में कितना शेयर है, 17,000। रेवेन्यू प्रॉफिट्स नहीं थे बिकॉज शेयर्स लास्ट डे पे परचेज हुए थे, तो 67,000 अपना माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट फिक्स वर्किंग नोट है। ओके अभी बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम आएगा ऑथराइज शेयर कैपिटल। हम लोगों को जैसा बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जाएंगे। तो क्वेश्चन में दिया है कि 8 लाख इज़ द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द होल्डिंग कंपनी, तो यहाँ पर लिख देंगे 8 लाख। देन इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ द होल्डिंग कंपनी इज़ 1,20,000 शेयर्स ऑफ ₹5 ईच। तो जैसा हम लोगों को बैलेंस शीट में दिया गया है हम लोग ऑलमोस्ट वैसा लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 लाख, 1,20,000 इंटू ₹5 इज 6 लाख। ये ऑथराइज्ड कैपिटल टोटल में ऐड नहीं होगा, इसलिए इसको अंडरलाइन करके मतलब लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि हमें याद रहे कि इसे टोटल में नहीं लेना है। देन नेक्स्ट आर द रिजर्व्स। तो उसमें सबसे पहला रिजर्व जो हम लोगों को दिया हुआ है वो है जनरल रिजर्व। तो अभी यहाँ पर जो भी प्रॉफिट्स आएंगे ना वो सारे के सारे बैलेंस शीट पे आएंगे। दिस इज़ बिकॉज यहाँ पर देर वॉज नो रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, तो यहाँ पर होल्डिंग कंपनी के जितने भी रिजर्व्स हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगे जैसा कि अपने को बैलेंस शीट में दिए हुए हैं। तो जनरल रिजर्व का कितना दिया है 40,000, तो यहाँ पे 40,000 आ जाएगा। देन कैपिटल रिजर्व, देर इज़ नो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट सिंस देर वॉज नो रेवेन्यू प्रॉफिट। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट तभी आएगा जब रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। तो ये कैपिटल रिजर्व जो हम लोगों ने पीछे फाइंड आउट किया था 1,000 रुपीज़, वो यहाँ पर आएगा। वर्किंग नोट 5 में हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 1 लाख। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो हम लोगों ने वर्किंग नोट 6 में फाइंड आउट किया था दैट इज ₹67,000। क्रेडिटर्स एज इट इज ऐड करके लिख देंगे सिंस देर इज नो म्यूचुअल डेप्थ एडजस्टमेंट इन क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर सिंपली एच लिमिटेड और एस लिमिटेड के क्रेडिटर्स अपने को ऐड करके लिखना है। तो क्रेडिटर्स एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, एच लिमिटेड के क्रेडिटर्स है 70,000 और एस लिमिटेड के क्रेडिटर्स है 35,000 विच ब्रिंग्स इट टू 1,05,000। ओके देन नेक्स्ट इज बिल्स पेएबल। सो बिल्स पेएबल में वी वर गिवन दैट बिल्स पेएबल इंक्लूड्स ₹2,000 पेएबल टू एच लिमिटेड, राइट। तो यहाँ पर एच लिमिटेड का तो हम लोग को बिल्स पेएबल नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पर तो हम लोग डैश मार देंगे। एस लिमिटेड का दिया 7,000, तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 7,000 माइनस कॉमन डेप्थ। तो मैंने बोला था कॉमन डेप्थ का एडजस्टमेंट जनरली बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स या फिर बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स में होगा। तो 5,000 यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम लोगों ने यहाँ पर से माइनस किया तो हम बिल्स रिसीवेबल में से भी माइनस करेंगे। अब एसेट साइड में फर्स्ट एसेट जो है वो है फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट आएगा एच लिमिटेड और एस लिमिटेड का। एच लिमिटेड का है 5,06,000, एस लिमिटेड का है 2,56,000। तो टोटल आ जाएगा बाहर 7,62,000।
स्टॉक एच लिमिटेड का है 60,000। स्टॉक यहाँ पर आ जाएगा एच लिमिटेड, एस लिमिटेड 60,000, 20,000, तो ये टोटल 80,000 आउटर कॉलम में आ जाएगा। देन डेटर्स एंड बैंक बैलेंस, तो डेटर्स एंड बैंक बैलेंस हम लोग लिखेंगे अभी, जो नेक्स्ट आइटम है हमारा बैलेंस शीट का। तो एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, उसमें भी एच लिमिटेड का है 40,000, एस लिमिटेड का है 34,000, तो आउटर कॉलम में आ गया 74,000। Then next is bills receivable. So bills receivable में remember we have a common depth adjustment. It was given that 2,000 rupees is receivable from from S limited. तो H limited के 4,000 के bills receivable. S limited does not have any bills receivable. So 4,000 minus common depth 2,000. So common depth 2,000 minus करेंगे तो remaining 2,000 outer column में आ जाएगा। ओके, देन इस साइड का और इस साइड का टोटल निकालेंगे तो हमारा सम टैली हो जाएगा। तो हमारा जो टैली अमाउंट है वो है 9,18,000। आप चाहिए तो सम टैली करके देखना, आप कैलकुलेशन करके देखना, द सम विल टैली एट 9,18,000। ओके, थैंक यू। Thank you guys for watching the video till end. Next session we will cover up most probably adjustments related to dividend. So till then you can practice this type of sums from any book which you all have. So thank you for watching. Have a great time and goodbye. And yes guys, don't forget to like, share and subscribe. Share it to your friends so that they can also take the benefit of these online lectures. These are free of cost for you, so it can benefit you a lot. So please share it to your friends and also subscribe the channel for more videos.